Well, good morning, everyone, once again. And now, in the last class, we have seen how to the first fundamental theorem of welfare economics and the second fundamental theorem of welfare economics. Today onwards, we are supposed to start the new topic, and the new topic is something called market failure. Let me check this first. Our new topic is something called market failure. Now the question is, what does market failure means, and what are the different causes of market failure, or what things causes the market failure? That is something we are supposed to discuss first. Yes. Well, can any one of you tell me what does market failure means? Because we have discussed this in our money and banking subject also, paper also, in the last session. Yes. Hello, students. Can any one of you tell me what does market failure means? Hello, students. Am I audible? यस सर सर Hmm. मार्केट फेलियर Hmm. एक तो मतलब बैंक पैनिक होता है। Hmm. और मार्केट फेलियर का मतलब यही हुआ कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज Hmm. प्रॉपरली नहीं हो रहा Hmm. है। Hmm. इफिशिएंट मतलब पूरे जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। Hmm. चलिए, मैं इसको एक बार फिर से एलिबरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, है। मार्केट फेलियर टेक्निकली जो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन market forces when forces of demand and supply forces of demand and supply fails to allocate resources efficiently. That means something wrong happens with the market mechanism. Market mechanism means the mechanism of deciding the prices through equilibrium. All right. कि जो मार्केट मैकेनिज्म होता है, मार्केट मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. मार्केट मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. कि जब कभी भी किसी रीज़न की वजह से अगर मार्केट फोर्सेस एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रही है, यानी कि मार्केट फोर्सेस के एफिशिएंटली वर्क ना कर पाने का मतलब है कि देर इज सम प्रॉब्लम इन रीचिंग आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच आउट करने में कुछ ना कुछ समस्या आ रही है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो इनएफिशिएंट हो जाता है. रिसोर्स एलोकेशन इनएफिशिएंट कैसे हो जाता है? जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं. एग्जाम्पल के तौर से हम इसको समझते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट कॉजेज मार्केट फोर्सेस टू टू नॉट टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली. अब सपोज कर लेते हैं, या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में. सपोज दिस इज द प्राइस, these are the quantities, and let's have this is the demand curve, and this is the supply curve. Suppose this is demand curve, this is supply curve, this is equilibrium point, this is equilibrium price P0, and this is equilibrium quantity. अब अगर ये इक्विलिब्रियम अचीव हो पा रहा है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, so that means market is working efficiently. Now the question is, what are the things that will restrict these forces to achieve the equilibrium point? That is the point कि कोई भी ऐसी फोर्स, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांशियल इश्यूज जो मार्केट फोर्सेस को अपने एफिशिएंट पॉइंट को रीच करने में
फेल करता है यानी कि उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, that thing will cause the market failure and that situation will be called as the market failure. तो उस सिचुएशन को हम मार्केट फेलियर कह देंगे या उस सिचुएशन को हम मार्केट फेलियर मानकर चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको एफिशिएंट हम क्यों कह रहे हैं, इसको एफिशिएंट इसलिए कह रहे हैं कि वट एवर इज बीइंग डिमांडेड बाय द मार्केट इज बीइंग सप्लाइड बाय द मार्केट। दैट मीन्स जो कंज्यूमर्स यानी कि इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी इकोनॉमी में टू इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, और जो दोनों इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो दो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हैं, एक तरफ होते हैं बायर्स और एक तरफ होते हैं सेलर्स। बायर्स का मतलब हो गया कंज्यूमर्स, सेलर्स का मतलब हो गया प्रोड्यूसर्स। ब्रॉडली हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी को इन दो सेक्शंस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और इन सेक्शंस में कैटेगराइज करने से क्या है कि बायर्स जो हैं वो दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द डिमांड and demand curve, or you can say the function, demand curve or function, and the sellers or the producers are being represented by the supply curve, or you can say the supply function, So what happens is this is how the economy or the economic agents of an economy or a market, whatever you want to say, can be categorized into two things, अब दो चीज़ों में मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया, एक तो डिमांड में और एक सप्लाई में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट जो माना जाता है डिमांड सप्लाई फोर्सेस से होगा, तो डिमांड सप्लाई फोर्सेस से रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट इसलिए माना जाएगा कि वट एवर इज बीइंग डिमांडेड बाय द मार्केट and agreed, that means the entire all the buyers are agreeing to buy the commodity at this particular price, is being produced or supplied by the sellers on the other side, कि जितना बायर्स खरीदना चाह रहे हैं या बायर्स जिस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं और जितनी क्वांटिटी को खरीदना चाह रहे हैं, सेलर्स और प्रोड्यूसर्स भी एग्रीड हैं उस प्राइस पर प्रोड्यूस करने के लिए या सप्लाई करने के, एंड दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट। और आपने ये अपनी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा भी था, अगर इसको थोड़ा सा हम और डिटेलिंग कर लें तो यू ऑल नोज वेल दैट समथिंग कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस वी have studied in your what do you call it, the first semester introductory microeconomics paper. So this section is called as the consumer surplus, and this particular section, the area between the price line and supply curve is considered as the producer surplus, and in this entire region is known as the what do you call it, total surplus. This region is nothing but total surplus, consumer surplus, producer surplus, and this is the total surplus. ये total surplus हो गया। तो total surplus क्या है, ये total surplus हो गया। अब जब मार्केट फोर्सेस से हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं या मार्केट फोर्सेस एक्ट करती है, तो टोटल सरप्लस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जो टोटल सरप्लस होता है वो मैक्सिमम होता है। अब टोटल सरप्लस मैक्सिमम है, दैट मीन्स मार्केट इज वर्किंग एफिशिएंटली, कि प्रोड्यूसर्स भी अपने सेटिस्फैक्शन को इंजॉय कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन को, कंज्यूमर्स भी अपने मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन को इंजॉय कर रहे हैं, एंड दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। तो इसलिए इसको क्या है, मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन माना जाता है कि अगर हम डिमांड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू कर रहे हैं तो। आई होप जो मैंने अभी तक समझाया है ये आप लोगों को समझ आया होगा। यस स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। किसी ने कोई सवाल पूछना है जितना अब तक हमने डिस्कस किया इससे रिलेटेड? इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग ही कैन आस्क। यस, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जितना अब तक हमने डिस्कशन किया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है आपने से किसी ने?
इससे जितना हमने अब तक डिस्कशन किया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना आप में से किसी ने? नो सर। चलिए, तो ये टोटल सरप्लस मैक्सिमम होता है, इसलिए जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस है उससे जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, एफिशिएंट एलोकेशन कहलाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोर्सेस दैट विल कॉज द मार्केट फेलियर, कि अब वो कौन कौन से ऐसे रीजंस होंगे, कॉजेज होंगे जो मार्केट फेलियर को जन्म देंगे, यानी कि जिनके कारण से मार्केट फेलियर होगा, जिनके कारण से द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई will not be what do you call it, able to allocate the resources efficiently. Let us see that one by one. First I'll list them out, then we'll discuss all of them one by one. Okay, so I'm writing over here is something called causes of market failure. Causes of market failure. Well, the first cause that is being considered is something called the market power. Market power is nothing but the monopoly. Market power is nothing but the monopoly. The second point is the public goods, you can say public goods, and the third one is the externalities, and sometimes the government policies, and there's one more thing, something called asymmetric information. Asymmetric information. So we'll discuss them one by one, ki how the market power or the monopoly is causing the market failure, and in what sense the market is considered to be the failed. Is that okay? अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी फैक्टर किस तरह से मार्केट फेलियर को कॉज करता है और क्यों करता है, और उसको क्यों किस सेंस में वो मार्केट फेल है या इनएफिशिएंट है रिसोर्स एलोकेशन इनएफिशिएंट। तो सबसे पहला है मार्केट पावर या मोनोपोली पावर। लेट अस सी दैट। आई होप यू ऑल आर अवेयर विद द फैक्ट, हमने ये फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि मार्केट पावर और द मोनोपोली पावर causes the dead weight loss. Is that okay? Hello? Yes, sir. Market power, or you can say the monopoly power. Market power or जो monopoly power, that causes a dead weight loss. And as the market power or monopoly power causes a dead weight loss, that is something called inefficiency or social cost of the monopoly power. तो जिसके कारण क्या है, इनएफिशिएंसी अराइज होती है। लेट अस ट्राई एंड सी दैट हाउ द मार्केट फोर्सेस, हाउ द मार्केट पावर और द मोनोपोली पावर causes a inefficiency in the market or resource allocation. Let us see that. We will try to explore this situation through a graphical presentation, and let us see that. Suppose this is revenue and this is cost, this is quantity produced. Well, let me draw the AR and MR curve first. Suppose this is the AR curve, this is the average revenue curve, or we can also call it as a demand curve, and the respective MR curve
let me draw it once again. Something wrong has happened with this. This is MR curve. So this is the respective marginal revenue curve, and this is respective average revenue curve, or something called demand curve. And let me draw the, suppose this is supply curve, or we can say the marginal cost curve. ये देखो बेटे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में. आपको मैंने ही पढ़ाया था. जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े होंगे उन लोगों को मालूम होगा, याद होगा वो, कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर में, कि दैट द राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ओवर एंड अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज कंसिडर्ड टू बी द सप्लाई कर्व. डू यू रिमेंबर दैट? हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को याद है ये? हेलो, अरे भाई आप सब लोग क्लास में हैं या दाएं बाएं चले गए हैं? यस Yes, sir. पहले मुझे सब अपनी आवाज सुनाओ भाई. ये मैं नाम बोल रहा हूँ. आरती जैन, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. हु एल्स? मृदुल तलवार, शशांक मुंदोतिया, शिवांग गुप्ता. प्लीज लेट मी हियर योर वॉइस फर्स्ट. यस, आर यू ऑल देयर इन द क्लास? Yes. प्रेरणा मनोचा, पुष्पेंद्र, संदीप यादव, Yes, sir. Yes, sir. हरीश जैन, Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस, आशिमा गांधी, हितेश, Yes, sir. हरीश गर्ग, Yes, लालू sir. प्रसाद इज ऑलवेज देयर. Yes, sir. क्लास में है ना, तो मैं जब पूछ रहा हूँ तो यस नो कुछ बोल दिया करो, ताकि मुझे भी एहसास रहे कि हाँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. पता लग रहा है कि मैं बड़बड़ाए जा रहा हूँ खुद ही, और पता नहीं बच्चे दाएं बाएं हो गए हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, या इन जनरल आप लोग पढ़ते हैं कि जो राइजिंग पोर्शन होता है एमसी कर्व का, तो वो सप्लाई कर्व होता है. ठीक है, इसीलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बना रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, सो दैट कि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो फिगर को हमें समझने में. ठीक है, हेलो, डिड यू गेट इट? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो अब Yes, उस, sir. तो इसलिए ये मैंने अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व और द मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया. तो उसमें आप ऐसा दिमाग में नहीं रखना कि ये तो यू शेप्ड मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्यों नहीं है. तो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव नॉट मेड दिस कर्व टू बी द with the usual shape. I have just taken the rising portion as the supply curve, because our objective is to show the supply and demand relationship. Is that okay? Hello? Yes, sir. Okay, all right. Yes, sir. So now see, we are supposed to compare two situations, that is before the market power or the monopoly power, and after the existence of the monopoly power. Okay, how do the existence of the monopoly in the market creates the inefficiency or restricts the forces of demand and supply to achieve the efficient solution or efficient point. Is that okay? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हाइपोथेटिकली दो सिचुएशन बना लेते हैं कि बिफोर और इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड आफ्टर द इन द मोनोपोली सिचुएशन, और वी कैन राइट बिफोर मोनोपोली और आफ्टर मोनोपोली. वी कैन राइट ईदर वेज. ऑलराइट, तो let me draw here let me write it down here. So something called perfect competition, then there is a monopoly or market power, you can write, and then we have consumer surplus, we have what do you call it, producer surplus, we have total surplus, and here we can write the change, what kind of change has happened to this situation. All right, so let's try and draw this. Well, suppose if there is a perfect competition, अगर perfect competition होगा, तो let me use some other color to just distinguish between them. सपोज परफेक्ट कंपटीशन है, तो ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. होल्ड ऑन, ये थोड़ा सिस्टम सेव कर रहा है इसको.
तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E0 अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो E0 और इसके अकॉर्डिंगली दिस इज द आउटपुट दैट इज बीइंग produced in the perfectly competitive market. Let me mark C with this equilibrium point just to represent it is a competitive equilibrium situation. This is a competitive equilibrium situation, and this is the price, competitive equilibrium price. That means in case of perfect competition, this is the price in the market, this is the equilibrium point, and this is the equilibrium quantity that is being produced. Now let us introduce the monopoly in the market. कि अगर monopoly होगी तो क्या होगा. अब monopolist क्या करता है, price MC इक्वल MR पर इक्विलिब्रियम करता है. तो मोनोपोली के इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द मोनोपोली, एंड दिस मच इज द आउटपुट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड if monopoly is there, and this is the probable price where this is the probable price. Suppose P है. PM. This is the probable price. So let's mark the areas with this color. Suppose ये जो triangle है, ये triangle है, यहाँ से यहाँ तक ये जो triangle है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये triangle है, ये एरिया 1 है. ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया मैंने इस ट्राइंगल को. और ये जो रेक्टेंगल है, ये यहाँ से ये यहाँ तक ये जो रेक्टेंगल है, इसको नाम दे दिया एरिया 2. लेट्स दिस ट्राइंगल इज दिस एरिया, दिस ट्राइंगल, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3. लेट्स हैव दिस इज एज a 3. एंड again let me this trapezium sort of area, this is something looks like a trapezium I think, and this is area 4, and this triangle is let's name it as area 5. So these are the different areas. Now first of all we'll see if there is a perfect competition in the market, then what is the situation of consumer surplus, and what constitutes the producer surplus, and what is the situation of total surplus. So let's see, because the perfectly competitive output is the efficient output, as we have seen, we have discussed in our earlier example. Suppose अगर perfect competition होगा तो this is the price the producers are receiving and the consumers are paying, and this is the demand curve. So in case of perfect competition, the consumer surplus is constituted by area 1 plus 2 plus 3. This is the area that constitutes the what do you call it, consumer surplus. Am I right? Hello students. Hello. Yes sir. Yes, am I right? So this is the consumer surplus. Let us see what is producer surplus. If I'm not wrong, then this is the lower triangle, lower bigger triangle represented by the area 4 and 5 is the producer surplus, 4 plus 5. And what is total surplus? Total surplus is nothing but the summation of consumer as well as producer surplus. So this will comes out to be area 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So these are the areas that are being constituted by the total surplus. This is what the total surplus is. That means this the bigger triangle which I am being outlining with this green color, probable green color, outlining with this probable green color is representing the what do you call it, total surplus enjoyed by the economy or the market. So this is the total surplus. This triangle is the total surplus in when there is a perfect competition in the market.
if there is a perfect competition in the market, then this area is being representing the total surplus. Now see, let's try and analyze the situation. If monopoly is there, then what would be the situation, you know? Well, in case of monopoly, you can see the monopolist has determined equilibrium at this point. This is EM, denoted by the EM, and this much is the output produced, and this is the price the monopolist is charging from the consumers. If this is the price the monopolist is charging, that means the consumer are paying this much. तो अब इससे हुआ क्या बेटा, इसको ध्यान से देखिए. So this is the price for the consumers, and this is the area between the what do you call it, price line and the demand. वॉइस ब्रेक हो रही है. हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सभी को ब्रेक वॉइस सुनाई दे रही है क्या? हेलो स्टूडेंट्स. सर क्या क्या नाम है बेटे आपका? हेलो बेटे, आपका नाम क्या जो अभी बोल रहा था? स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. सर आपकी वॉइस अब वो वॉइस ब्रेक या नेट कनेक्टिविटी की वजह से हो रही होगी, क्योंकि कॉलेज से ले रहा हूँ आज मैं क्लास, तो यहाँ थोड़ा सर बहुत ब्रेक हो रही है. नेटवर्क Sir, प्रॉब्लम voice है. break होल्ड ऑन. लेट्स स्टार्ट वंस अगेन. सो आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. So this area 1 is the consumer surplus when monopoly is there. So the consumer surplus is area 1. Now see how much change in the consumer surplus has taken place because of the introduction of this what do you call it, monopoly or the monopoly power. So the minus 2 plus 3, yes or no? अब कंज्यूमर सरप्लस में से एरिया 2 और 3 डिडक्ट हो गया, मोनोपोली के आते, यानी कि कंज्यूमर्स की सिचुएशन तो वर्स ऑफ हो गई. तो कंज्यूमर्स क्या हो गए? वर्स ऑफ हो गए. यहां पे लिख देता हूं एक पॉइंट पे, कंज्यूमर्स की सिचुएशन क्या आ रही है? वर्स ऑफ. कि कंज्यूमर की सिचुएशन वर्स ऑफ हो गई है. ठीक है. अब लेट अस सी द प्रोड्यूसर सरप्लस. नाउ लुक एट दिस. hold on. Look at this. Let me use green color for this. अब ग्रीन कलर से मैं ये प्रोड्यूसर सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस में प्रोड्यूसर को क्या हुआ? अब सपोज दिस इज द प्राइस चार्ज बाय द मोनोपोलिस्ट नाउ, एंड दिस इज द क्वांटिटी. हेंस this area 2 and 4 represents the producer surplus, because the producer surplus is the area between the price line and the supply curve. तो प्राइस लाइन और सप्लाई कर्व के बीच का एरिया है, तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस होगा. लेट मी शेड इट विद दिस ग्रीन कलर. लेट मी ट्राई एंड शेड दिस विद दिस ग्रीन कलर सो दैट यू कैन easily distinguish them. So let's write it. So the area 2 plus 4 is representing the producer surplus when monopoly is there, or you can say the market power is there. Now the question is what change has taken place? Now let us see. अब प्रोड्यूसर सरप्लस में चेंज किस तरह से हुआ है कि एरिया 2 इज बीइंग एडिड. दैट मीन्स देयर इज एडिशन ऑफ एरिया 2 इन द प्रोड्यूसर सरप्लस, एंड area 5 is being removed, or you can say is not there, no more now. कि एरिया 5 जो है अब नहीं है. तो इसका मतलब हुआ कि प्रोड्यूसर सरप्लस की सिचुएशन कि वेदर द प्रोड्यूसर्स हैव बीन बेटर ऑफ और वर्स ऑफ डिपेंड्स ऑन द क्वांटम, वेदर द एडिशन इज मोर और द सब्ट्रैक्शन इज मोर. कि जो एरिया 2 है वो ज्यादा है एरिया 5 से, या एरिया 5 ज्यादा है एरिया 2 से. तो यहाँ जैसे हमें सिर्फ देखने से ही, ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है कि एरिया 2 इज बिगर देन दिस ट्राइंगल विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 5. इज दैट ओके? तो प्रोड्यूसर बेटर ऑफ हुआ, बट ये जरूरी नहीं हमेशा कि हमेशा प्रोड्यूसर बेटर ऑफ ही होगा मोनोपोली पावर के आने से. वो डिपेंड करता है कि जो डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, उसकी इलास्टिसिटी किस तरह की है. ठीक है. तो एरिया 2 और एरिया 5 जो होता है
वो कम ज्यादा एक दूसरे से हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, उसमें एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आई होप ये आपको समझ आया है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, प्रोड्यूसर्स को क्या हुआ है, प्रोड्यूसर्स यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख देता हूं बेटर ऑफ, क्योंकि जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन जो फिगर हमें दिखा रही है वो यही बता रही है कि प्रोड्यूसर बेटर ऑफ हुए हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस में जो एडिशन ऑफ एरिया 2 है वो लार्जर है और जो सब्ट्रैक्शन ऑफ सरप्लस में से है वो कम है, एरिया 5। एम आई राइट? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। हाँ बोलिए, क्या नाम है सर बेटे? नाम बताओ अपना। एक बार शिवम। हाँ शिवम, बोलो क्या सवाल? शिवम। बोलो सर एक बार मोनोपोली में कंज्यूमर सरप्लस दोबारा बता दो। देखिए, मोनोपोली में कंज्यूमर सरप्लस, सिंपल सी बात है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? एरिया बिटवीन द प्राइस लाइन एंड द डिमांड कर्व। इज दैट ओके विद यू? हेलो, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। यस सर। है ना? तो प्राइस लाइन मोनोपोली के केस में प्राइस कौन सा है? ये प्राइस है ना। मोनोपोली तो पीएम प्राइस चार्ज कर रहा है ना। यस सर। ठीक है, और जो डिमांड कर्व है ये है, क्योंकि यहां तक क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है तो यानी कि यहीं तक ऑपरेटेड है ये डिमांड कर्व, इजंट इट? तो इसलिए जो एरिया 1 है ये कंज्यूमर सरप्लस है मोनोपोली के केस में। अरे भाई समझ में आया या मैं ही बड़बड़ा रहा हूं? हेलो, समझिए सर, वो कंफ्यूजन। हाँ ठीक है सर। तो अब जो हमारी इस फिगर के अकॉर्डिंगली तो प्रोड्यूसर हमें बेटर ऑफ ही नजर आ रहा है कि प्रोड्यूसर की सिचुएशन बेटर ऑफ है, रीजन बीइंग द एरिया 2 इज लार्जर देन द एरिया 5। ठीक है, बट इट विल नॉट बी द केस एवरी टाइम, यू नो। there may be a situation that the addition would be lesser and the subtraction would be more, and hence the producer may be worsen further more worsen than the earlier case, you know, or his earlier situation you can say। तो पहले से ज्यादा वर्सनिंग सिचुएशन उसकी हो सकती है, तो प्रोड्यूसर का जो सिचुएशन है उस पर क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि उसमें से एरिया ऐड भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, okay then, if there are no questions then let's proceed further. Now what happens to the total surplus? Well, the total surplus is nothing but the summation of consumer surplus and producer surplus. So we can have the area 1 plus 2 plus 4. This will give us the total surplus enjoyed by the what do you call it, producers. And so this trapezium sort of thing, which I am being outlining. ये जो ट्रेपेजियम की तरह जो एरिया नजर आ रहा है, एरिया 1 2 3, ये हमारा टोटल सरप्लस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब टोटल सरप्लस में कितना चेंज हुआ है? टोटल सरप्लस में चेंज हुआ है, माइनस हुआ है। ठीक है, माइनस क्या हुआ है? एरिया 3 + 5। ये देख लीजिए, पहले परफेक्ट कंपटीशन के सिचुएशन में टोटल सरप्लस क्या था? एरिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बट मोनोपोली की सिचुएशन में क्या है? एरिया 1 + 2 + 4, एरिया 3 और 5 नहीं है, तो 3 और 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि सोसाइटी एज अ होल को तो लॉस हुआ है। और लेट मी शेड दिस रीजन एज विद द ब्लू कलर, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड द डेड वेट लॉस। This is something called the dead weight loss, or sometimes called as social cost of monopoly power. Social cost of monopoly power. अब बेटे देखो, ये डेड वेट लॉस अराइज हो गया है, तो डेड वेट लॉस अराइज हो गया है, तो इसके कारण क्या है? डेड वेट लॉस अराइज होने के कारण क्या है कि it is the part of the total satisfaction in the entire society that is neither being enjoyed by the consumers nor by the producers। यानी कि ये वो पार्ट हो गया, अनयूटिलाइज्ड रह गया। अब ये अनयूटिलाइज्ड क्यों रह गया? तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार। तो इसलिए इसको हम डेड वेट लॉस बोल रहे हैं। दैट मीन्स अनयूटिलाइज्ड, दैट नोबडी इज एंजॉयिंग दिस सरप्लस, नाइदर द कंज्यूमर्स नॉर द प्रोड्यूसर। यानी कि ये कुछ इस तरह की चीजें जो किसी के हाथ नहीं आई। ठीक है ना? यानी कि एक सपोज कर लीजिए, अगर आम भाषा में रियल लाइफ में हमें देखना हो, मान लीजिए कोई ज़मीन है और उस ज़मीन के ऊपर कोई झगड़ा चल रहा है,
ना तो एक्स आदमी उसको यूज कर पा रहा है, ना वाई यूज कर पा रहा है, ना सोसाइटी एज अ होल यूज कर पा रही है, वो ऐसे ही बैरन लैंड पड़ी है सपोज करो, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उसको आप डेड वेट लॉस कंसीडर कर सकते हो रियलिस्टिक अपनी लाइफ में। तो उसी तरह का ये है, तो इसलिए इसको डेड वेट लॉस या सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, दैट मीन्स द कॉस्ट दैट इज बीइंग imposed on the society because of the existence of monopoly, you know, or the monopoly power, you can say, कि मोनोपोली पावर की वजह से हमें ये बियर करनी पड़ रही है एंटायर सोसाइटी को, तो इसलिए इसको हम डेड वेट लॉस या सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर कहते हैं। अब ये अराइज क्यों हुई, लेट अस सी दैट, लेट्स ट्राई एंड एनालाइज दैट। ये देखो बेटे, जब परफेक्ट कंपटीशन था तो आउटपुट था ओ क्यू और प्राइस था ओ पीसी, ओसी क्यूसी, सॉरी आउटपुट था क्यूसी और प्राइस था पीसी, ठीक है। पर जैसे ही मोनोपोली पावर आई प्राइस बढ़ गया और आउटपुट कम हो गया, यानी कि अंडर प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। इफ यू सी क्या हो गया, अंडर प्रोडक्शन, और यहां पर देखो तो उसी चीज की ओवर प्राइसिंग होगी, यानी कि अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्राइसिंग, अंडर प्रोडक्शन हो गया और ओवर प्राइसिंग हो गया, तो ओवर प्राइसिंग और अंडर प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या है, ओवर प्राइसिंग और अंडर प्रोडक्शन अगर ये हो रहा है तो वो यही एक तरीके का मार्केट फेलियर है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन सस्टेन या अटेन ना होकर इक्विलिब्रियम को से डिस्ट्रैक्टेड प्राइस चार्ज किया जा रहा है और आउटपुट भी जितना इकोनॉमी में प्रोड्यूस होना चाहिए उससे कम प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ये इतनी बात समझ में आई है? एंड दैट्स व्हाई द मोनोपोली पावर इज क्रिएटिंग द मार्केट फेलियर, that it is restricting the society, or you can say the market power, market forces of demand and supply to attain the equilibrium or to operate at a equilibrium point, or you can say the situation. Is that okay? Hello? यस सर। यस सर। तो इससे रिलेटेड जो अब तक हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई सवाल, तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस यस स्टूडेंट्स, कोई सवाल पूछना चाहता आप में से इससे रिलेटेड? अरे भाई यस नो रिप्लाई सर कर इससे दो। रिलेटेड नहीं, लेकिन हाँ बोलो। लेकिन पहले जो क्लासेस हुए हैं तो मतलब वो वीडियो सर अपलोड कर देते यूट्यूब पर, क्योंकि मैं करूँगा, कनेक्शन इशू था स्टार्टिंग में। तो मैं उन वीडियोस को अपलोड करूँगा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, ऑफ कोर्स मैं उनको करूँगा, बट थोड़ा सा मैं कॉलेज के काम में और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उसके कारण क्या है कि मैं फर्स्ट ईयर वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो मैं इस वीक में पॉजिटिवली आप लोगों के भी और उनके भी सबके वीडियोस अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। तो हैव पेशेंस, बाय संडे और बाय मंडे नाइट यू विल गेट ऑल द थिंग्स, ओके। सर रीडिंग्स अवेलेबल है मार्केट में? रीडिंग्स तो वहीं से डी स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी बेटे आपको, जैसे पहले खरीदते थे आप लोग। रीडिंग्स डी स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी, ओके सर। ठीक है ना, वहीं से लेनी पड़ेगी पब्लिक फाइनेंस की रीडिंग्स, ठीक है। बाकी मेरे पास अगर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होंगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ यू, ऑलराइट। Okay, then let's if there are no more Yes, sir. questions, then let's proceed to the next topic in that case. So next thing that we are supposed to discuss is the public goods, you know. अब next जो topic है वो हमें discuss जो करना है वो public goods है, let us discuss that. Well, yes. Who will tell me what are the public goods here? There are two types of goods. You can say the private goods, you can say private goods and public goods. कोई बता सकता है इनमें से, डिफरेंशिएट कर सकता है प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में क्या डिफरेंस है? यस बताइए। सर पब्लिक गुड गवर्नमेंट के द्वारा ऑन होता है, उसमें मतलब जो
टैक्स से पैसे जमा होते हैं उन सब से खरीदा जाता है। प्राइवेट गुड होता है जो अपने पैसे से खरीदता है, कोई पर्सनल होता है। अच्छा अच्छा, एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स, कोई और सर कुछ? पब्लिक गुड को नाम क्या है बेटे पब्लिक गुड आपका? नाम बोलो पहले, नाम क्या है? कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अरे बेटे अपना नाम बताओ पहले, कौन बोल रहा है? सर प्राइवेट पब्लिक सर विशाल हाँ विशाल, बोलो अब, बोलो बेटे क्या कह रहे हो आप? बोलो सर बोलो। विशाल आनंद। हाँ विशाल आनंद, बोलो अब क्या कह रहे हो, पूछो क्या बता रहे हो, बोलो। सर मैं बोल रहा था पब्लिक गुड्स को कोई भी यूज सर मैं बोल रहा था पब्लिक गुड्स को कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा। जैसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा। और प्राइवेट गुड प्राइवेटली हो गया, मतलब सिर्फ जो खरीदा है उसको वही यूज कर सकता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। जो पब्लिक गुड्स हाँ, जो है बोलो, क्या नॉन नाम है राइवलरस बेटे? और नॉन आप, एक्सक्लूसिव होते हैं। आपका नाम क्या है? कौन बोल रहा है? ये बेटे लास्ट में जिसने बोला नाम क्या बच्चे का? प्रेरणा। प्रेरणा। हाँ प्रेरणा, बोलो क्या कह रहे हो? सर जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। अच्छा, और प्राइवेट? सर प्राइवेट जो है वो राइवलरस और एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, आपने सही बताया। मैं थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ इन्हीं सब चीज़ों को जो अभी आपने बताया है, ठीक है। Now the question before us is how to distinguish between the public goods and private goods. Which goods are to be considered as the private goods, and what goods are to be considered as the public goods? Well, let's see first the private goods. Now the word private here means the individual. When the commodities are being bought and sold by the individuals for the sake of their own utilization, those goods are known as private goods. That's why we are treating them to be the private goods. Is that okay? The sole objective is that they are being bought by the individuals for themselves. कि जिस भी इंडिविजुअल ने उसे परचेज किया है तो वो खुद के लिए परचेज किया है, यानी कि खुद उसको उस गुड को यूज करना है, इसीलिए परचेज किया। एंड ही और शी इज स्पेंडिंग फंड्स फॉर हिज ओन सेक, कि अपने खुद के लिए वो पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए उसको हम प्राइवेट गुड्स बोलते हैं। उसका दूसरा रीजन क्या है? जैसे अभी आपने बताया, ये प्रेरणा ने अभी बोला कि दे आर राइवल इन कंजम्पशन, एंड एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन। राइवल इन कंजम्पशन एंड एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन, कि कंजम्पशन में राइवल भी है, कंजम्पशन में एक्सक्लूडेबल भी है, कि कंजम्पशन को एक्सक्लूड भी करते हैं वो, और कंजम्पशन में राइवल भी है। अब राइवल होने का मतलब क्या है? कंजम्पशन बाय वन अफेक्ट्स द कंजम्पशन बाय द अदर, that means the quantity consumed by one is going to affect the quantity consumed by other. And the another thing is that they are excludable in nature. Excludable in nature का मतलब क्या है? कि they can be excluded. That means everyone is not free to use them. There are certain conditions that are to be met first, then only they will be allowed to use that. That is what the excludability means. अब यूजुअली किसी भी गुड में, किसी भी प्रोडक्ट में जो एक्सक्लूडेबिलिटी का प्रिंसिपल है, एक्सक्लूडेबिलिटी प्रिंसिपल इज बीइंग इम्पोज्ड थ्रू द प्राइसिंग। ऑलराइट, this principle of excludability is being imposed
is being imposed through pricing, through pricing, कि प्राइसिंग के थ्रू हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं. कैसे? कि whomever is paying the price will be able to consume that commodity, and who doesn't pay the price is being excluded from the consumption. अब हम किसी भी शॉप पर जाते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो वहां एक्सक्लूडेबिलिटी जो प्रिंसिपल है दैट इज बीइंग इम्पोज्ड थ्रू द प्राइसिंग, कि जो प्राइस पे करेगा उसको वो गुड्स या प्रोडक्ट जो भी है पर्टिकुलर वो सर्व कर दिया जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको नहीं किया जाएगा. तो दैट इज वेरी सिंपल थिंग कि जो एक्सक्लूडेबिलिटी प्रिंसिपल है वो प्राइसिंग के थ्रू इम्पोज किया जा रहा है. इज दैट ओके? दूसरा है राइवल इन कंजम्पशन. अब कंजम्पशन में राइवल होने का मतलब क्या है? द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय वन अफेक्ट्स द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय द अदर्स. सपोज हम एक किसी शॉप को विजिट करते हैं या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को विजिट करते हैं, वहां पर किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, अगर उसकी 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं और मैं अकेला जाकर उनमें से अगर 60 यूनिट्स को परचेज कर लेता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, आफ्टर पेइंग द प्राइस ऑफ कोर्स, मैं उसको परचेज कर लेता हूं, तो फॉर द अदर एंटायर अदर कंज्यूमर्स ओनली 40 यूनिट्स विल रिमेन. डिड यू गेट इट? हेलो स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो अब क्योंकि उसको उसके लिए कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा तो इसलिए वो एक्सक्लूड हो गया, कि मतलब जो प्राइस पे करेगा वो कंज्यूम करेगा, जो प्राइस पे नहीं करेगा वो कंज्यूम नहीं करेगा. इसका हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं. हम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर को या किसी भी रेस्टोरेंट को या किसी भी शॉप को विजिट करते हैं, जब हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उस केस में होता क्या है कि हम लोग उसका प्राइस पे करते हैं. तो जितना प्राइस हम पे करेंगे, जो प्राइस पे करेगा उसको वो प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्राइस पे नहीं करेगा उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता. इज दैट ओके? अनलेस अंटिल इट इज बीइंग गिफ्टेड बाय समवन, यू नो. बट whomever is gifting, he himself has to buy that commodity, and that is what it means. That is what the excludability means. Is that okay? तो वो भी एक excludability का प्रिंसिपल है. ठीक है, आई होप ये समझ आया आप लोगों को कि जो प्राइसिंग है उसके थ्रू हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कमोडिटी की कंजम्पशन को. हेलो स्टूडेंट्स? यस सर. Now comes the rival in consumption. Rival in consumption is something like the quantity consumed by one is going to affect the quantity consumed by other. That is what the rival means. That means it is a competitive in nature. कि अगर मान लीजिए मैंने किसी X commodity की जितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है उस पर डिपेंड करेगा how much others will consume. सपोज मैं इसका एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सपोज हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर विजिट किया मैंने, और उस डिपार्टमेंटल स्टोर में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स अवेलेबल है फॉर द सेल, और उन 100 यूनिट्स में से सपोज करो इंडिविजुअली सोनली मैंने अकेले ने 60 यूनिट्स परचेज कर ली, तो बाकी के जितने बायर्स उस डिपार्टमेंटल स्टोर को विजिट करेंगे उनके लिए कितनी रह जाएंगी सेल? हेलो स्टूडेंट्स, कितनी रह जाएंगी? सर जो रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग यानी कि बाकी सब जितने भी बायर्स आएंगे मेरे बाद उनके लिए सिर्फ 40 यूनिट्स अवेलेबल होंगी. वो 40 में से कोई 5 खरीदेगा, कोई 10 अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. उसके बाद जब वो 5-10 खरीदेगा तो उसके खरीदने के बाद उसके बाद के जो विजिटर्स होंगे वहां पर बायर्स आएंगे, उनके लिए और कम अवेलेबिलिटी होगी. तो हो सकता है कोई XYZ बायर ऐसा आए कि उसको चाहिए 10 पर शोरूम में सिर्फ, या उस शॉप में या डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ 2 या 3 यूनिट अवेलेबल हो. दैट मे बी द पॉसिबिलिटी और नॉट. हेलो यस सर. ठीक है ना? नाउ इन दैट केस दैट मीन्स द कंजम्पशन इज राइवल इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स. कि प्राइवेट गुड्स के केस में कंजम्पशन जो है वो राइवल है. यानी कि राइवल होने का मतलब है
कि quantity consumed by one is affecting the quantity consumed by the other. Is that okay? Hello? Hello? ये समझ आया आप Yes, लोगों sir. को? ठीक है? यस सर। तो ये मतलब है राइवल इन कंजम्पशन का, कि राइवल इन प्रोडक्शन भी है, और सॉरी एक्सक्लूडेबल भी है और राइवल भी है कंजम्पशन में। कौन? प्राइवेट गुड्स। अब दूसरी चीज क्या है, जो प्राइवेट गुड्स हैं वो इंडिविजुअली खरीदते हैं। इनको प्राइवेट क्यों बोला गया? कि मान लीजिए मैंने कोई पेन खरीद लिया अपने लिए, तो आई हैव द टाइटलशिप ऑफ दैट पेन, एंड टाइटलशिप मीन्स द ओनरशिप ऑफ दैट पेन, and I can use the way I want that pen without any restriction. That means that is my private right, you know, that is my private property. That means if anybody wants to use that, he has to take permission from me. तो मेरे से उसे परमिशन लेनी है, तभी वो उसको यूज कर पाएगा, अदरवाइज वो उसे यूज नहीं कर पाएगा। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? यस सर। तो प्राइवेट गुड्स के केस में क्या है, डिमांड फंक्शंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डिमांड फंक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। हॉरिजॉन्टल समेशन क्यों होता है? बिकॉज द प्राइस दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स इज द सेम एंड द क्वांटिटी कंज्यूम्ड आर डिफरेंट, यू नो। let me draw a demand curve and then see what is the market demand curve. वैसे तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग, बट लेट मी डू द सेम थिंग हियर आल्सो. Let me do this thing here also. Suppose this is the price, this is the quantity, and this is the demand curve for someone called A. There is an individual A whose demand curve is represented by DA, and let's have the another consumer B, and his demand curve is something like this. Let me draw with some other color here. Let me draw it with some other color. Let's draw it with the blue color here. There is a consumer B whose demand curve is DB, or in the blue color. Now if you closely observe this thing, then at this particular price, let me mark it as P0. At this particular price, the consumer A is buying what do you call it, QA quantity, and consumer B is buying QB quantity. This is QA quantity, this is QB quantity. अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है, इस प्राइस पर कंज्यूमर ए सेम, देखो बोथ द कंज्यूमर्स आर फेसिंग द सेम प्राइस, दैट इज PO, ऑलराइट, and at this price the consumer A is willing to buy this much quantity, which is something called QA, and consumer B is buying QB quantity, something called QB, you know, alright. Now what is the market, what is the quantity demanded in the market? Now suppose karo QA is let's assume 6 units and QB is let's assume 11 units. So in the entire market the 17 units are being demanded. So जब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो प्राइसेस आर सेम, हेंस द हॉरिजॉन्टल समेशन वुड टेक प्लेस प्राइवेट गुड्स के केस में। प्राइवेट गुड्स के केस में क्यों? क्योंकि प्राइस सेम है और हॉरिजॉन्टली हमें इसको समेशन करना पड़ रहा है। हॉरिजॉन्टली क्यों समेशन करना है? क्योंकि प्राइस सेम फेस कर रहे हैं और क्वांटिटी डिमांडेड डिफरेंट है। तो अब जो डिमांड कर मार्केट डिमांड कर बनेगा उसमें हॉरिजॉन्टल समेशन हम कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल समेशन से लेट्स अज्यूम दिस इज द मार्केट डिमांड. लेट्स हाइपोथेटिकली आई हैव ड्रॉन दिस. सपोज दिस इज द मार्केट डिमांड. लेट मी superimpose superscript the market word just for the sake ki it is the market demand, which is nothing but summation of DA plus DB, and this is horizontal summation.
दिस इज हॉरिजॉन्टल समेशन, दिस इज हॉरिजॉन्टल समेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल समेशन हमने किया, क्यों? क्योंकि बिकॉज द प्राइस इज द सेम प्राइस इज बीइंग फेस्ड बाय ऑल द बायर्स, only the quantity that they are buying is varying from one to the another, you know. And let's draw, suppose this is let me mark it as M point and this is QM, and QM is nothing but 17 units, you know. So at this price in the entire market 17 units are being purchased or traded, you can say, or is being bought by the consumers. Well, अब इस केस को अगर आप देखेंगे थोड़ा को क्लोजली ऑब्जर्व करें ना, बिकॉज एज दे आर द प्राइवेट गुड्स एंड द एक्सक्लूडेबिलिटी एंड द राइवलरी प्रिंसिपल आर बीइंग इम्पोज्ड ओवर हियर, दैट इज द रीजन द हॉरिजॉन्टल समेशन इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि यहां पर प्राइसिंग में जो एक्सक्लूडेबल प्रिंसिपल है वो क्लियरली हम इम्पोज कर पा रहे हैं। किसकी वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि प्राइसिंग हमने की है, उन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग हो रखी है, जो प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं, जो प्राइवेट गुड्स हैं, उनकी प्राइसिंग पॉसिबल है, उनकी प्राइसिंग पॉसिबल है, इसीलिए उनकी क्वांटिटीज वेरी कर रही हैं एंड वी आर एबल टू हॉरिजॉन्टली सम अप देम। बट जो गुड्स एक्सक्लूडेबल प्रिंसिपल जहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल रहेगा कि हम किस तरह से प्राइसिंग करते हैं। अब बेटे मैं ये स्टाफ रूम से ले रहा हूँ क्लास और यहाँ पे अब डिस्टरबेंस हो रही है, तो आई होप हम इसको आज इतना ही करते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इतना ही करता हूँ। इससे आगे फिर हम कल शुरू करेंगे, ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।